Hi everyone, my name is Prem Kumar and today I am going to start our new topic which is based on collision. So before starting the definition, first of all हम लोग इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद हम इस डेफिनेशन पे जाएंगे. तो लेट्स ओके. सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं बट उनका जो कांटेक्ट ड्यूरेशन है वो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है. So now we can understand this definition. Collision is a kind of interaction between two or more bodies. Not necessary कि ये दो बॉडी है तो दो ही बॉडी होगा, दो बॉडी से ज़्यादा भी हो सकता है. Which comes in contact to each other for very short time interval. कहने का मतलब है कि अगर दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने इस एनिमेशन में देखा था कि जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो बहुत ही शॉर्ट था. तो दिस इज कॉल्ड कोलिजन. अब इस कोलिजन के कंसेप्ट को थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं. लेट अस कंसिडर कि हमारे पास एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है. अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास कोई इलास्टिक ऑब्जेक्ट ही होगा, हमारे पास वो इन इलास्टिक भी ऑब्जेक्ट होगा. वो सारी चीज़ें हम आगे स्टडी करेंगे. सपोज करो कि हम दो फिगर्स को आपको समझाने की कोशिश करते हैं. एक हमारे पास एक दो बॉल है और दोनों बॉल एक इलास्टिक रबड़ का बना हुआ है. अब जब दोनों बॉल को हम एक दूसरे से एक फोर्स के साथ में अगर हम दोनों बॉल को एक दूसरे से टकराएंगे तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग उस समय देखेंगे कि उस समय के लिए हमारा बॉल का जो शेप है ना वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया है. बट कुछ समय बाद वो बॉल फिर से अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा और उसका जो वेलोसिटी होगा वो चेंज हो जाएगा. सिमिलर केस में अगर दो व्हीकल है, दो कार मान लेते हैं, दो कार है. ये कार हमारा कुछ यू वेलोसिटी से आ रहा है, ये कार कुछ हमारा वी वेलोसिटी से आ रहा है, और जब दोनों एक दूसरे से टकराएंगे उस केस में हम लोग को देखने को मिलेगा कि जो कार के जो आगे का बॉडी फ्रेम है वो हमारा परमानेंटली डिस्टॉर्ट हो जाएगा. उसके बाद कार का जो शेप होगा वो रिगेन नहीं होगा. तो बॉडी कुछ भी हो सकता है, इलास्टिक भी हो सकता है और इन इलास्टिक भी हो सकता है. बट अभी इस कंसेप्ट में हम बॉडी को मान के चलते हैं कि बॉडी हमारा इलास्टिक है. अब सपोज करो कि बॉडी हमारा ए है और ये बॉडी हमारा बी है. इससे कुछ वेलोसिटी हमारा यू है और इससे कुछ वेलोसिटी हमारा यू बी है. अब अभी यहाँ इंस्टेंट हमारा इम्पैक्ट बिगिन से पहले की हम केस अगर देखने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा ए बॉडी यहाँ पर है, कुछ बी बॉडी है हमारा यहाँ पर. इसका कुछ वेलोसिटी हमारा यू ए था और इससे कुछ वेलोसिटी हमारा यू बी था. पर सपोज करो कि अगर दोनों का वेलोसिटी सेम है तो चाहे अभी देखें या कुछ समय बाद देखें बॉडी का जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं होगा. आज भी नहीं पे अगर 10 साल बाद भी हम देखेंगे तो हमारा इसका सेपरेशन सेम रहेगा अगर बॉडी का स्पीड चेंज नहीं हुआ तो. बट अगर इन केस हमारा बॉडी ए का स्पीड अगर हमारा बॉडी बी के स्पीड से ज़्यादा हो जा रहा है उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये बॉल आएगा और इससे कोलाइड कर जाएगा और कहने का मतलब है टकराएगा. तो ये हुआ इंस्टेंट है जब हमारा इम्पैक्ट जस्ट बिगेन हुआ है. जब हमारा इम्पैक्ट बिगेन होगा तो उस केस में उस समय के लिए हमारा जो बॉडी का शेप है वो हमारा डिफॉर्म हो जाएगा. तो ये जो पीरियड है हमारा डिफॉर्मेशन पीरियड है. जब हमारा बॉडी ए और बी जब टकराया उसके बाद हमारा बॉडी ए और बी कुछ ऐसा हो गया. अगर आप इसको स्लो मोशन में देखोगे तो हमारा कुछ ऐसा दिखेगा. उसके बाद फिर डिफॉर्मेशन के बाद क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे और एक दूसरे को सेपरेट करने का कोशिश करेगा और ये अपने शेप को फिर से रिगेन कर लेगा. मतलब यहाँ पर डिफॉर्मेशन हो रहा है और इस पीरियड में हमारा रिफॉर्मेशन हो रहा है. बॉडी अपने शेप को फिर से ओरिजिनल में ला रहा है. तो ये हमारा जो इंस्टेंट था इसको हम इम्पैक्ट
बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जस्ट इम्पैक्ट स्टार्ट हुआ था और ये जो स्टेट है इसमें हमारा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है। उसके बाद बॉल फिर से अपना शेप को रिगेन करना चाहेगा। फिर यहाँ से हमारा रिफॉर्मिंग स्टेज स्टार्ट हो गया और एक समय के बाद हमारा जब इम्पैक्ट खत्म हुआ तो बॉल हमारा एक दूसरे के जो इनिशियल शेप में थे वो शेप में आ गए। तो हमारा यहाँ पर दो स्टेज देखने को मिल रहा है। एक स्टेज हमारा डिफॉर्मेशन का स्टेज है और दूसरा स्टेज हमारा रेस्टिट्यूशन का स्टेज है। हम दोनों स्टेप्स को वन बाय वन करके समझेंगे उसका इक्वेशंस। लेकिन उसके समझने से पहले हम लोग कुछ इम्पल्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स इसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में देखा होगा कि इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है कि अगर कोई फोर्स अगर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट पे लगता हो तो वहाँ पर एक इम्पल्स जनरेट होता है। तो उस इम्पल्स के कारण क्या होता है कि हमारा बॉडी का मोमेंटम में चेंज होता है। जैसे कि हम एग्जांपल से समझे कि हमारे पास एक बैट है। सपोज हमारे पास एक बैट है। अब एक बॉल है हमारे पास जिसका मास सेम है। अगर ये बॉल इस बैट से आकर टकराएगा तो टक्कर के कुछ ही क्षण में हमारा बॉल हमारा कुछ इस डायरेक्शन में मूव करना। मान लो ये V1 स्पीड से था और ये V2 से मूव करना स्टार्ट कर। तो यहाँ पर हमारा दो केसेस देखने को मिले। यहाँ पर हमारा इम्पल्स हुआ। इम्पल्स के कारण इसका कुछ मोमेंटम स्टार्टिंग कुछ मोमेंटम था और इसका फाइनल कुछ मोमेंटम हुआ। तो इम्पल्स के कारण क्या हुआ कि इस बॉडी का मोमेंटम में चेंज आ गया। तो ये हमारा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होता है जिसमें हम बोलते हैं जो आई इक्वल टू हमारा इम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है और आई इक्वल टू हमारा होता है चेंज इन मोमेंटम। अब हम प्रीवियस केस में देखेंगे कि जब बॉडी एक ए बॉडी जब हमारा किसी बी बॉडी के साथ जब टकराता है तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है। वहाँ पर दो इम्पल्स आएंगे। जब डिफॉर्मेशन होगा तो उसके कारण एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा। जैसे ए पे हमारा ए है और ये हमारा सॉरी ये नहीं ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। इस पे जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा इसको लेट्स सी मान लेते हैं डी। इस डायरेक्शन में लगेगा और इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा। राइट। अब इस डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण एक डिफॉर्मिंग इम्पल्स आएगा जिसको हम इंटीग्रेशन ऑफ डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिफॉर्मेशन के बाद हमारा बॉडी के क्या होगा रिफॉर्मेशन। ये बॉडी फिर से अब हमारा शेप को क्या करना चाहेगा रिगेन करना चाहेगा। तो इस पे एक रिफॉर्मिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा जिसके कारण से एक रिफॉर्मिंग इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज इस केस में हमारा जो रिफॉर्मिंग इम्पल्स आएगा हमारा आर डी टी मान लेते हैं। सिमिलर अगर बी में हम बात करें तो बी में जो रिफॉर्मिंग इम्पल्स लगेगा हमारा कुछ इधर लगेगा क्योंकि हमारा बॉडी कुछ इस शेप में आना चाहता है। तो इसलिए हमारा रिफॉर्मिंग फोर्स इधर लगेगा जिसके कारण रिफॉर्मिंग इम्पल्स हमारा लगेगा जिसको हम आर डी टी मान लेते हैं। तो ये हमारा कुछ बेसिक इंट्रो है इम्पल्स के बारे में। इसका यूज करके हम एक फार्मूला को जनरेट करेंगे जो समझेंगे कि आगे। तो ये हमारा डिफॉर्मिंग पीरियड था। इस केस इस ऑब्जेक्ट ए है। कुछ हमारा ऑब्जेक्ट ए हमारा यूए वेलोसिटी और स्पीड के साथ मूव कर रहा था। जब बॉडी बी से वो टकराया तो इसका कुछ शेप में चेंजिंग आया और उस केस में हमारा एक डिफॉर्मिंग अभी जस्ट हम लोग ने देखा था एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा जिसके कारण हमारा एक डिफॉर्मिंग इम्पल्स जनरेट हुआ। और उस जिस टाइम हमारा डिफॉर्मेशन हुआ उस टाइम हमारा एक वेलोसिटी आया जिसको हम मान लेते हैं कि डिफॉर्मेशन के टाइम ये कुछ यू वेलोसिटी के साथ बी के साथ मूव कर रहा था। सेम एज इट इज अगर हम बी की बात करें तो हमारा बी का कुछ डिफॉर्मेशन ऐसा देखने को मिलेगा और इस पे एक हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण डिफॉर्मिंग इम्पल्स आएगा जिसको डी टी बोल लेते हैं। और ये कुछ यू बी के वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो जब ये डिफॉर्म हुआ तो उसका वेलोसिटी लेट्स सी मान लेते हैं हमारा दोनों का वेलोसिटी यू है क्योंकि दोनों एक साथ में जब डिफॉर्मेशन हुआ तो दोनों एक साथ में होगा तो इसलिए दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा।
अब यहाँ से इक्वेशन जो बनकर आएगा हमारा इक्वेशन, इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। उसी कारण जो हमारा इक्वेशन बनकर आएगा, इसका मास था हमारे ए में, इनिशियल वेलोसिटी यू है। अब देखो इसका सपोज हम इधर की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे तो हमारा डायरेक्शन इधर की ओर क्या होगा, नेगेटिव। इम्पल्स का डायरेक्शन इधर की ओर है तो हम यहाँ माइनस डी टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इक्वल टू हमारा ए में यू। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या आएगा, सिमिलरली एम बी यू बी प्लस, क्योंकि डायरेक्शन इधर इसका भी सेम है इधर की ओर, तो डी टी इक्वल टू हमारा एम बी यू बी। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड है। नाउ जब हम फ्रॉम इक्वेशन वन ऑन टू जो हमारा है उसको देखेंगे तो हमारा इक्वेशन वन आया था यू ए एम ए यू ए माइनस डी टी इक्वल टू एम ए यू। और हमारा जो सेकेंड इक्वेशन आया था एम बी यू बी प्लस डिफॉर्मिंग इम्पल्स इक्वल टू एम बी यू। जब इस दोनों को हम लोगों ने ऐड किया तो इससे ये हमारा कट जाएगा और यहाँ से हमारा जो बचेगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से देखो दोनों का वेलोसिटी हमारा स्पीड कॉमन है, हमारा एम ए प्लस एम बी इंटू यू। ये हमारा इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं ए। सिमिलर केस अगर हम रेस्टिट्यूशन की बात करेंगे तो उस केस में हमारा एक फोर्स लग रहा था। वो फोर्स क्या था, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, उसको रिफॉर्मिंग फोर्स बोलते थे। उसके कारण से हमारा उस पर एक इम्पल्स आया था जिसको बोलते थे रिफॉर्मिंग इम्पल्स। तो ये भी हमारा डिफॉर्मेशन का कंडीशन में हमारा बॉडी ए है, प्लस उस केस में अब हमारा एक रिफॉर्मिंग इम्पल्स एक्ट करेगा जो हमारा आर डी टी हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी अपना शेप को रिगेन कर लेगा और ये कुछ अब वी ए के वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देगा। अभी हमारा इस पे यू लग रहा था, तो ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन है, ये रिस्टिट्यूशन है और ये हमारा फाइनल है। तो यहाँ से हमारा ए में यू प्लस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में रिस्टिट्यूशन इम्पल्स लग रहा है इसलिए ऐड कर देंगे डायरेक्ट आर डी टी इक्वल टू ए में बी ए। सिमिलरली अगर हम बी की बात करें तो बी पे भी हमारा एक रेस्टिट्यूशन इम्पल्स लगेगा, या वी कैन से रिफॉर्मिंग इम्पल्स लगेगा जो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ से जो हमारा इक्वेशन बनकर आएगा एम ए सॉरी एम बी प्लस, यहाँ पर प्लस ना होकर यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, माइनस, और यहाँ पर इसका वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है यू माइनस आर डी टी इक्वल टू, अभी हमारा बॉडी बी है तो इसमें फाइनल में कुछ भी वेलोसिटी के साथ ही मूव करना, वी बी के वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एम बी बी। इस इक्वेशन को हम थर्ड बोल देते हैं और इसको हम फोर्थ बोल देते हैं। तो थर्ड और फोर्थ से हमारा जो थर्ड इक्वेशन था हमारा क्या था, एम ए यू अब प्लस आर डी टी इक्वल टू एम ए वी ए। और हमारा जो सेकेंड इक्वेशन आया था वो क्या था, एम बी यू माइनस आर डी टी इक्वल टू एम बी वी बी। जो इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा इससे ये कट जाएगा, यहाँ से हमारा मिलेगा एम ए प्लस एम बी। अब दोनों में से यू को हम बाहर निकाल लेते हैं, इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। इस इक्वेशन को हम बी बोल देते हैं। और इक्वेशन हमारा ए था वो क्या था, इक्वेशन था हमारा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए प्लस एम बी इंटू यू था। इस केस में
ये और ये कॉमन है, तो हम ए और बी इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि हमारा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू क्या है, एम ए भी ए प्लस एम बी भी बी। अब यहाँ से हमको देखने के लिए मिल रहा है जो सिस्टम का ये क्या है, मोमेंटम है। तो ये कौन सा मोमेंटम है, सिस्टम का मोमेंटम है। सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है, इसका सिस्टम का, हमारा सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ पर एक चीज बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग कोलिजन हमारा सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो कोलिजन मोमेंटम कंजर्व, तो हमारा जो सिस्टम का मोमेंटम है कोलिजन के दौरान हमारा कंजर्व है। अब ये मोमेंटम कंजर्व हुआ, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनकर सामने आया। नाउ अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन समझने के लिए सबसे पहले हम ये दो बॉल को देखते हैं। इस दो ऑब्जेक्ट्स को, नॉट बॉल, इस दो ऑब्जेक्ट को देखते हैं। हमारा ये कुछ ए है, ये बी है, ये है और ये बी है। अभी ये बिफोर कोलिजन है, इसको बोल देते हैं बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। सपोज इसका जो वेलोसिटी था हमारा यू ए था और इसका वेलोसिटी था हमारा यू बी, और आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, इसका वेलोसिटी वी ए हो जाएगा, इसका वेलोसिटी हमारा वी बी हो जाएगा। तो कोलिजन होने के लिए हमारा वेलोसिटी ए ग्रेटर देन होना चाहिए वेलोसिटी बी से, जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस देखा था। और आफ्टर कोलिजन अगर वेलोसिटी अगर भी ए बड़ा है तो फिर से इससे टक्कर होगा, बट क्या हो रहा था कि दोनों में सेपरेशन आ रहा है। तो आफ्टर कोलिजन हमारा जो वेलोसिटी ऑफ बी है वो ग्रेटर देन होगा वेलोसिटी ऑफ ए से। तो नाउ इस डेफिनेशन को हम समझते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन equal to relative speed between the two objects after collision divided by the relative speed between two objects before collision। तो आफ्टर कोलिजन हमारा कुछ स्पीड हमारा ये देखने को मिलेगा। अब स्पीड की बात हो रहा था, हम उसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, और बिफोर कोलिजन हमारा उसका वेलोसिटी ये था। तो इसको हम ई को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यू इक्वल टू, अब हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए तो यू ए माइनस यू बी। जब भी इस इक्वेशन को हम लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट को लिखेंगे, तो इसमें हम विथ साइन के साथ लिखेंगे, अदरवाइज हमारा उसका ट्यूशन का वैल्यू हमारा डिफरेंट आ जाएगा। और जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। अगर ई का वैल्यू अगर 0 है, उस केस में हमारा जो कोलिजन होगा हमारा इलास्टिक कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। अगर हमारा ई का वैल्यू 0 और 1 की, सॉरी नॉट 0 एयर 1, अगर ई का वैल्यू हमारा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो हमारा इन इलास्टिक कोलिजन है। अब क्वेश्चंस में अगर इन इलास्टिक कोलिजन्स दे रखा है तो हमें तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, उसका वैल्यू आइदर 0.1 हो सकता है या फिर 0.9 हो सकता है। तो इसके बारे में वरीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में गिवन जनरली रहेगा ये वैल्यू। और थर्ड होता है कि हमारा ई का वैल्यू 0 होता है। ये किस केस में होता है, ये परफेक्टली फैक्टली इन इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन में हमारा ये जो ई का वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा।
नाउ अब हम टाइप्स ऑफ कॉलिजन्स को जानते हैं। तो हमको कॉलिजन्स के टाइप्स को डिस्क्राइब करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। पहला हमारा वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और दूसरा होता है बेसिस ऑफ एनर्जी। तो दोनों को हम एक बाई एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट समझते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं। तो इस वीडियो में देख रहे हैं कि दो बॉडी आ रहा है, एक दूसरे से कांटेक्ट में आया, कोलिजन हुआ, और दोनों बॉडी एक ही लाइन ऑफ एक्शन में मूव करके जा रहा है। तो इस कंडीशन को हम हेड ऑन कोलिजन बोलेंगे। अगर हमारा दोनों बॉडी एक दूसरे से टक्कर खाया, बट टकराने के बाद पर बॉडी कुछ प्लेन्स उसका अपना चेंज कर लेते हैं, कुछ एक ऑब्लिक प्लेन्स एक सी एंगल पे टर्न हो जाते हैं, तो उसको हम ऑब्लिक कोलिजन बोलेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ये भी हमारा ये हेड ऑन कोलिजन है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं अभी हम। हाँ, ये केस देखो आप। जब ये बॉडी टकराया तो इस बॉडी में सॉरी, हाँ, जब ये दो बॉडी आपस में टकराया तो क्या हुआ कि दोनों बॉडी एक 90 डिग्री एंगल पे टर्न कर गया। एक हमारा जो स्टार्टिंग था वो ऊपर चला गया, और जो हमारा जो रेस्ट पे था वो हमारा नीचे चला गया। तो इसको हम ऑब्लिक कोलिजन बोलेंगे। अब सेकेंड बात करते हैं कि हम ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हम कोलिजन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है हमारा इन इलास्टिक कोलिजन, और तीसरा होता है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। जैसा कि आप फिगर 2 में और एनिमेशन 2 में देखो। जो जो पहला केस है ये हमारा इलास्टिक कोलिजन का केस है। यहाँ पर आप इस बॉल को हिट करोगे तो ये बॉल का किसी प्रकार के शेप में चेंजिंग नहीं आएगा। अगर थोड़ा सा माइनर चेंज हुआ तो वो समय के साथ अपना फिर से शेप को रिगेन कर लेगा। बट इस कार में देखो कि अगर दो कार आपस में टकराया तो उसका जो शेप है वो परमानेंटली डिस्टोर्ड हो गया। तो अब इस चीज को हम थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि टाइप्स ऑफ कोलिजन अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और इसको बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। हमारा दो टाइप का कोलिजन हो रहा था। एक जो लाइन ऑफ एक्शन उसका चेंज नहीं हो रहा था, अगर वो हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहे हैं, पर दोनों एक ही लाइन में चला जा रहा था, जैसा कि अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा था। उसको हम हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं, या फिर वन डायमेंशनल कोलिजन बोलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कोलिजन सॉरी collision in which particle moves along same same straight line before and after collision। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था कि बॉल ए था और बी था। अगर ये हमारा रेस्ट पे था, ये इससे टक्कर हुआ, तो टकराने के बाद भी बॉल ए और बी सेम स्ट्रेट लाइन पे हमारा कुछ भी और भी के स्पीड से जाना स्टार्ट करती है। इसको हम हेड ऑन कोलिजन बोलेंगे। सेकेंड केस आता है हमारा ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन हमारा टू डायमेंशनल कोलिजन है। इस केस में अगर हमारा बॉल ए रखा हुआ है, जब ये बॉल ए अगर बी के साथ में आकर टकराता है बॉडी, तो एक बॉडी इधर की ओर चला जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बॉडी या ऑब्जेक्ट हमारा इधर की ओर चला जाएगा उस सर्टेन एंगल पे। तो इसको हम ऑब्लिक कोलिजन बोलेंगे, राइट। अब सेकेंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहला हमारा कोलिजन होता है इलास्टिक कोलिजन्स। अब इलास्टिक कोलिजन्स कहने का मतलब ये होता है कि सपोज करो कि हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कैपेबिलिटी है कि वो अपना शेप को फिर से रिगेन कर ले। और हम जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से हम जानते हैं क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस
या काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अगर बॉडी अपने शेप को फिर से रिगेन कर ले रहा है तो उस केस में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हमारा जीरो होगा, क्योंकि शेप में चेंज नहीं हुआ तो उसका पोटेंशियल एनर्जी किसका कोई चेंज नहीं होगा, तो हमारा उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। तो इस केस में हमारा जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल सेम होगा। तो यहाँ किसी भी प्रकार का कोई हमारा काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है या वी कैन से लॉस वो हमारा जीरो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कोलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक कोलिजन इफ टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम। तो ये हमारा जो केस होगा हमारा ये इलास्टिक कोलिजन होगा। अब इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि हमारा बॉडी का क्या होगा कि शेप चेंज हो जाएगा, उस केस में हमारा पोटेंशियल एनर्जी पिक्चर्स में आएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी सपोज इनिशियल कंडीशन में इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा बॉडी ए है और बॉडी बी है। जब कोलिजन के बाद हमारा बॉडी ए ऐसा हो गया, हमारा बॉडी बी ऐसा हो गया, कुछ शेप में डिस्टॉर्ट हो गया। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी था वो क्या किसके बराबर, एज पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमारा किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियली तो हमारा केवल वेलोसिटी ए के साथ था, तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में जीरो था, बट काइनेटिक एनर्जी हमारा जो हुआ तो क्या इनिशियल किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस इसमें कुछ हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी देखने को मिल रहा है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो। उस केस में हमारा क्या था कि हमारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल दोनों बराबर था, बट जो हमारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल के साथ हमारा एक पोटेंशियल एनर्जी भी ऐड हो रहा है, उस केस में हमारा काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो हो रहा है वो जीरो नहीं हो रहा है। तो हमारा डज नॉट रिमेन सेम होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक में भी हमारा सेम सिचुएशन होता है। अगर इस केस को अगर हम ब्रीफ में देखना चाहेंगे तो इसके लिए हम फर्दर लेक्चर में बनाऊंगा, बट आज मैं इस टॉपिक को यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। बस इसका मैंने एक ओवरव्यू दिया, इसका एक डेप्थ एनालिसिस होगा जिसमें बहुत सारे फार्मूले निकल कर सामने आएंगे। चेंज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा फॉर इन इलास्टिक के लिए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए, मोमेंटम चेंज का इक्वेशन आएगा फॉर इलास्टिक कोलिजन्स के लिए, हेड ऑन कोलिजन विथ इलास्टिक, हेड ऑन विथ इलास्टिक कोलिजन्स, बहुत सारे केस देखने को मिलेंगे, बट उस केस को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए यहाँ तक ही मैं टॉपिक को कवर करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।